Hello everybody, welcome back to the YouTube channel Key of Learning. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to discuss about the chapter Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles of State Policy. ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17 है, क्लास 8 DAB का. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो फ्रेंड्स, प्रीवियस चैप्टर में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर एंड उसके एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था. हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले प्रियम्बल में जो कुछ भी आइडियल लिखे गए हैं उसको रियलिटी में लाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हर इंडियंस को कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले. ओके, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. मतलब वो जो इंडियन होगा वो हर इंडियंस को फंडामेंटल राइट्स पाने का अधिकार रहेगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो ऊंचा हो नीचा हो. ओके, तो एनी डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी भी हाल में हो, हर इंडियन को ये फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए. बहुत लंबे समय से ब्रिटिशर्स के द्वारा शोषित होकर उनके गुलामी के बाद, मतलब इंडिया पूरी तरह ब्रिटिशर से आज़ादी होने के बाद, लोगों ने अपनी अंदर एक ऐसे समाज के बारे में सोचा जहां उनके दिमाग में किसी तरह का डर नहीं होगा, सर हमेशा ऊंचा रहेगा, शिक्षा हर किसी के लिए फ्री होगा, हर नागरिक को धर्म के नाम पर फ्रीडम एंड फेथ मिलेगा. मतलब हर नागरिक अपने रिलीजन को जब चाहे तब चेंज कर सकता है. ओके, तो वो किसी भी भगवान के ऊपर अपना फेथ बना सकता है, फेथ कर सकता है, किसी भी भगवान को पूजा कर सकता है, किसी भी फेस्टिवल बना सकता है. ओके, तो उसके रिलीजन के ऊपर भी उसके ऊपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं रहेगा. और देश में एक ऐसा गवर्नमेंट हो जिसका एम हो कि वो लोगों का कल्याण करे और उनके वेलफेयर कैसे होगा उसके लिए स्टेप्स ले, स्पेशली पिछड़े लोगों के लिए. ओके, जो पिछले वर्ग में जो लोग रह गए हैं उनके लिए खासकर. ठीक है. सो एवरी इंडियन देश के आज़ाद होने के बाद ऐसा हो, ऐसा एक हमारा देश हो, ये सपना सबने देखा था. तो इस चैप्टर में हम उन प्रिविजंस के बारे में पढ़ेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और हमारी आकांक्षा को पूरा करने में मदद कर सकता है. ओके, क्लियर. तो चलो नेक्स्ट चलते हैं फंडामेंटल राइट्स के तरफ. फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है क्योंकि ये हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए, उसकी गरिमा की रक्षा करने के लिए. ओके, तो फंडामेंटल राइट्स आर एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री. हर गणतांत्रिक जो देश होता है उसमें फंडामेंटल राइट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है. हमारे देश जब ब्रिटिश शासन के अंडर में था तब हमें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो थे वो नहीं मिले थे. सो इंडिया आज़ाद होने के बाद सबका ये सपना था, सब लोग ये चाहते थे कि उन्हें वो राइट्स मिले, कुछ ऐसे अधिकार मिले, कुछ बेसिक राइट्स मिले जिसका वो हकदार हो और जो उसे उनसे वो अधिकार कोई नहीं छीन सकता. So, therefore, the Constitution of India provides 6 fundamental rights. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए 6 फंडामेंटल राइट्स है. एंड द फंडामेंटल राइट्स आर: वन इज राइट टू इक्वलिटी, सेकंड इज राइट टू फ्रीडम, थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, एंड फोर इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फाइव नंबर इज cultural and educational rights, and 6 is right to constitutional remedies. अब तक ये 6 फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, लेकिन 7 फंडामेंटल राइट्स पहले था, जो कि एक फंडामेंटल राइट्स था, वो था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि 14th अमेंडमेंट एक्ट में 1978 में ये हटा दिया गया है. ओके, ये वरना 7 फंडामेंटल राइट्स पहले थे, अब ये 6 बन गए. देखो ये दिया गया है यहाँ पे, डू यू नो में: द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट,
जो कि पहले था, लेकिन द 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 रिमूव्ड दिस राइट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट, ये 44th अमेंडमेंट में 1978 में फंडामेंटल राइट्स में से कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है। ओके, so friends, let us learn more about the fundamental rights one by one. Okay, तो फर्स्ट आता है राइट टू इक्वलिटी। सो राइट टू इक्वलिटी में पहले आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है। सेकंड आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब किसी भी आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का या किसी भी जेंडर का क्यों ना हो। थर्ड है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सरकारी नौकरी में सबको समान अधिकार, सबको बराबर का हक मिलेगा। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को उठा दिया गया, एबोलिशन किया गया है। मतलब जो अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट को ऐसे छोटे मानते थे, उसको छुआछूत भेदभाव करते थे, वो एबोलिश किया गया। सेकंड है फिफ्थ है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब जो कि महात्मा, परमात्मा, ऐसे सर, ऐसी कोई टाइटल्स किसी को भी नहीं दिया जाएगा, उसको भी एबोलिशन किया गया। ठीक है, तो ये था राइट टू इक्वलिटी। सो फ्रेंड्स, राइट टू फ्रीडम नेक्स्ट आता है, और राइट टू फ्रीडम में फर्स्ट पॉइंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब हर व्यक्ति को अपनी बात दुनिया के सामने रखने का, अपना एक्सप्रेशन बताने का पूरा अधिकार है, चाहे वो बात पीएम के एग्नेस्ट ही क्यों ना हो। ठीक है, सेकंड आता है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, तो सबको एक जगह पर असेंबल करने का हक है, मतलब इकट्ठा होने का हक है, लेकिन वो शांतिपूर्वक हो, कोई भी ऐसी झगड़ा नहीं कर सकता। ओके, तो विदाउट आर्म्स मतलब कोई भी हथियार के बिना आपको असेंबल करना है। ओके, तो हथियार नहीं ले जा सकते। नेक्स्ट है थर्ड है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, तो हर एक व्यक्ति को अपना एसोसिएशन एंड यूनियन बनाने का हक है। एंड फोर्थ आता है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इंडिया में किसी भी जगह पर हर किसी को फ्रीली घूमने का हक है। फिफ्थ में आता है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, तो हर व्यक्ति इंडिया में किसी भी जगह पर जमीन खरीद कर किसी भी जगह पर सेटल हो सकता है। ओके, सिक्स्थ में आता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, तो हर व्यक्ति को अपना नौकरी, अपना करियर चुनने का पूरा हक है, वो चाहे वो किसी भी प्रोफेशन कर सकता है, किसी भी ऑक्यूपेशन में वो रह सकता है, किसी भी जगह पर कोई भी बिजनेस ट्रेड शुरू कर सकता है। ठीक है, एंड राइट टू फ्रीडम ऑल्सो इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोविजंस। फर्स्ट आता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस, अगर आप कोई अपराध किया हो, अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाया गया है, तो आपको पूरा हक है कि आप अपने ऑफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए एक लॉयर रख सकते हैं। अगर आपके पास लॉयर रखने का भी मतलब लॉयर के लिए आपके पास अगर पैसा नहीं हो, उसके लिए आप गवर्नमेंट लॉयर, सरकारी के अंदर जो लॉयर होता है, तो उसको भी आप डिफेंस के लिए अपने रख सकते हैं। ओके, अपनी बचाव के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट, नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो आपके अंदर आपका जो पर्सनल लिबर्टी है और आपका जो लाइफ है, वो आपसे आपका कोई नहीं छीन सकता। ओके, प्रोटेक्शन एगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, कोई भी मिलिट्री आदमी हो, कोई भी पुलिस आपको बिना कोई जुर्म किए ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन। ओके, ये जो राइट टू एजुकेशन है वो 6 to 14 में फ्री है, फ्री एजुकेशन है, हर किसी को शिक्षा लेने का अधिकार है।
डू यू नो, देखिए, इन अगस्त 2017 ए 9 जज बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया unanimously arrived at the landmark verdict। तो 2017 अगस्त में 9 जॉर्ज को लेकर, जो जिसका चीफ बने थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके, तो वहां पे डिक्लेयर किया गया राइट टू प्राइवेसी, ओके, एज ए फंडामेंटल राइट। ये जो राइट टू प्राइवेसी है, अपनी जीवन जीने का हक, ये एक फंडामेंटल राइट है। तो आप अपनी तरीके से अपना लाइफ जी सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल्स ऑन सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ, ओके, बियरिंग लाइफस्टाइल एंड गवर्नेंस। तो आप अपनी तरीके से अपने लाइफस्टाइल को जी सकते हैं, आपका ये राइट कोई नहीं छीन सकता। Next, do you know, hey, right to education was included in the Constitution in 2002 for the first time as a fundamental right. According to this, the state shall provide free and compulsory education to all children in the age group 6 to 14 years, जो कि मैंने अभी बताया 6 से 14 साल तक बच्चे के लिए ये फ्रीडम रहेगा कि वो एजुकेशन ले सकता है फ्रीडमली। और इसका जो एजुकेशन का राइट टू एजुकेशन का जो हक, उसका कोई नहीं छीन सकता, उसका माता पिता भी उससे ये नहीं छीन सकते, ओके। तो ये बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 2002 में फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए फंडामेंटल राइट। और इसी हिसाब से किसी भी स्टेट इंडिया में, वो किसी भी स्टेट में हो, किसी भी जगह पर हो, वो कंपल्सरी एजुकेशन ले सकता है हर बच्चा। नेक्स्ट राइट में आता है राइट एगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। तो नेक्स्ट जो है राइट एगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण विरोध अधिकार है ये। तो देखते हैं, पहले आता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स को, किसी भी आदमी को कोई भी आदमी खरीद या बेच नहीं सकता, ये लॉ के विरुद्ध है। ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर एंड बेगर वर्क विदाउट पेमेंट। किसी भी आदमी को आप विदाउट एनी पेमेंट में फोर्सफुली ऐसे लेबर नहीं बना सकते, बिना पैसे दिए किसी को आप काम नहीं बता सकते, बेगर नहीं बना सकते। जो आगे हो, पिछले जमाने में जो होता था, ऐसे कि अगर बाप कोई अपना कर्ज नहीं चुका पाया, अपना पेमेंट नहीं चुका पाया, तो मालिक क्या करता था, उसके बच्चे को ले जाता था और बोलता था तुम्हारे जो बाप अपने जो कर्ज नहीं चुका पाया, इसीलिए सारी जिंदगी तुम मेरे गुलाम बनकर रहो। ऐसे गुलामी करते थे लोग, स्लेव बनते थे। तो ये उठा दिया गया, एबोलिश किया गया ये, ओके, राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में डाल दिया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को इस तरह जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता विदाउट एनी पेमेंट, ओके। तो इसमें नेक्स्ट आता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन और hazardous ऑक्यूपेशन। तो किसी भी फैक्ट्री, माइन या hazardous ऑक्यूपेशन में 14 ईयर्स के बच्चे, जो उससे कम उम्र के बच्चे होते हैं, ओके, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप ऐसे एम्प्लॉय नहीं बना सकते, किसी भी नौकरी में नहीं रख सकते। नेक्स्ट है, नेक्स्ट डू यू नो में देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन वाज गिवन द स्टेटस ऑफ ए फंडामेंटल राइट इन 2005। तो 2005 में फंडामेंटल राइट में राइट टू इंफॉर्मेशन ये स्टेटस डाल दिया गया है, जो कि दिस राइट एनेबल्स पीपल टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑन द मैटर अफेक्टिंग द सोसाइटी। तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन में अगर कोई इंफॉर्मेशन हो, तो किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो गवर्नमेंट को ये इंफॉर्मेशन दे सके। लेकिन हाउएवर इंफॉर्मेशन में बी डिनाइड इफ इट इज लाइकली टू इम्पेयर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन गलत हो, अगर ये इंफॉर्मेशन कंट्री के विरोध में जाता है, तो इस इंफॉर्मेशन को डिने किया जा सकता है। आगे आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फ्रीडम है देखते हैं। देखिए, फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन आप किसी को
धर्म के नाम पर मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है। सेकंड आता है फ्रीडम टू एवरी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। तो आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान चला सकते हैं बिना कोई रोक टोक के, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि आप कानून नहीं तोड़ रहे हैं। थर्ड आता है स्टेट विल नॉट कलेक्ट एनी टैक्सेस ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो अगर आप किसी भी धर्म को प्रमोट कर रहे हैं तो स्टेट इसके लिए टैक्स नहीं मांग सकता। नेक्स्ट आता है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन बी इम्पार्टेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज फुली और पार्शियली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। तो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होता है वहां पर किसी भी धर्म के ऊपर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता। ओके। चाहे वो विच इज होली पार्शियली, वो जो कि गवर्नमेंट सरकारी एजुकेशन होते हैं, ओके, या अर्ध सरकारी होते हैं, उस जगह पर किसी भी धर्म के ऊपर ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये कल्चरल एंड शिक्षा के ऊपर जो अधिकार होता है, इट गारंटीज टू प्रिजर्व मेंटेन एंड प्रमोट वंस कल्चर एंड लैंग्वेज। तो कोई भी अपनी भाषा को, अपनी कल्चर को बढ़ावा दे सकता है, उसको मेंटेन कर सकता है, उसको प्रमोट कर सकता है, उसको प्रिजर्व कर सकता है। ओके। नेक्स्ट है द माइनॉरिटीज विल बी गिवन असिस्टेंस बाय द स्टेट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर कल्चर। ये जो माइनॉरिटीज होते हैं, मतलब हमारे देश में जो ज्यादातर रिलीजन्स होते हैं, वो मेजोरिटी होते हैं, वो हिंदूस होते हैं। मतलब 80% देखा जाए तो हिंदूस होते हैं, और बाकी 20% अगर रहे मुस्लिम जो होते हैं वो माइनॉरिटीज होते हैं। क्रिश्चियंस जो रहते हैं वो 10% जो ऐसे माइनॉरिटीज होते हैं। तो जो अधिकतर होते हैं वो मेजोरिटी, और जो कम वाले जो रिलीजन्स होते हैं वो है माइनॉरिटी। किसी भी कोई इंडिया में कोई जगह पर होता है ऐसे मुस्लिम भी अधिक होते हैं। ओके। जो कि 80% मुस्लिम होता है, उस जगह पर हिंदू कम होते हैं, 20% होते हैं ऐसे। तो उस जगह पर माइनॉरिटीज कल्चर जो होता है वो हिंदू का होता है। तो जो माइनर किसी भी जगह पर जो माइनॉरिटी कल्चर्स होते हैं, धर्म होता है, तो उसका पूरा अधिकार होता है कि वो अपनी स्टेट से अपनी जो कि अपनी एजुकेशन को, अपनी रिलीजियस को बढ़ाने के लिए, अपनी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, इंस्टीट्यूट बनाने के लिए अपनी स्टेट से वो फंड ले सकता है, सहायता ले सकता है अपनी धर्म को बढ़ाने के लिए। ओके। प्रिजर्व करने के लिए, टू डेवलप देयर कल्चर, कल्चर को डेवलप करने के लिए। ये हर किसी का ये अधिकार होता है अपनी कल्चर को बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नॉट ओनली लिस्टेड फंडामेंटल राइट्स बट हैज ऑल्सो प्रेस्क्राइब्ड रेमेडीज अगेंस्ट देयर वायलेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसका जो लिस्ट किया गया है, उसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया गया है अगर कोई किसी का फंडामेंटल राइट्स छीने, किसी के फंडामेंटल के राइट के विरुद्ध जाए, तो उसके लिए क्या क्या बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, इफ ए सिटीजन फील्स दैट वन ऑफ her or his fundamental rights has been violated by an executive order, she or he may request the Supreme Court, High Court to issue the appropriate writ for the restoration, तो रेस्टोरेशन ऑफ हिज और हेयर राइट्स। तो हाँ, अगर कोई सिटीजन, कोई व्यक्ति अगर फील करे कि उसका फंडामेंटल राइट्स उससे छीन छीन लिया जा रहा है, उसका फंडामेंटल राइट्स उसे नहीं मिल रहा है, वॉलेट कोई कर रहा है, तो उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसके खिलाफ वो केस कर सकता है। ओके। तो उसका ये अधिकार है, अगर उसे वो
फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहा है तो उसके खिलाफ वो कोर्ट में जा सकता है, अपील कर सकता है। एंड द अपील्स आर, द रीट्स आर हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, सेटेरोरी। तो ये जो हेबियस कॉर्पस, मैंडामस है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ रीट्स है जिसके तौर पर आप कोर्ट पे केस कर सकते हैं। The fundamental rights protect the citizens against the misuse of power by the government or some institutions or individuals. फंडामेंटल राइट्स जो है वो किसी भी सिटीजन के ऊपर सरकार का अपनी पावर का मिसयूज करने से रोकता है। ओके को और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस, वो भी अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति को, जनसाधारण के ऊपर शोषण नहीं कर सकते। ओके इसीलिए ये फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं। Therefore, the fundamental rights are justiciable and are प्रोटेक्टेड बाय द कोर्ट। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है एंड ये कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्टेड है। अगर कोई भी आपके ऊपर शोषण कर रहा है तो ये जो राइट्स नहीं मिल रहा है तो आप कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। In case a fundamental right is violated, one can move to the court of law and seek justice. अगर कोई फंडामेंटल वायलेट कर रहा है, किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहा है तो कोई भी आदमी कोर्ट में जा सकता है। ओके तो कोर्ट में जाकर अपने लिए जस्टिस मांग सकता है। ओके बट आवर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट ऑब्सोल्यूट। लेकिन हमारा फंडामेंटल राइट ऑब्सोल्यूट नहीं है, अनलिमिटेड। ओके द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इम्पोज्ड सर्टेन रेस्ट्रिक्शन टू चेक द अब्यूज ऑफ दिस राइट्स। तो इसको यूज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तरह के ऐसे रेस्ट्रिक्शंस बनाए गए हैं वो जो राइट्स को चेक करने के लिए। ओके बिसाइड्स द स्टेट इज अलाउड टू इम्पोज सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी एटसेट्रा। तो आपको ये जो फंडामेंटल राइट्स तो मिले हैं, लेकिन अगर इस फंडामेंटल के राइट्स के आधार पर कि अगर आप कोई ऐसे गलत काम ना कर बैठे, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन बनाया है, कहीं आप उस राइट्स के तौर पर कुछ ऐसे गलत कदम ना उठा दे। बिसाइड्स द स्टेट इज अलाउड, स्टेट के ऊपर भी अलाउ किया गया है। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस बनाए गए हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड डिसेंसी एंड मोरालिटी। ओके अगर उसके जिला में, उसके स्टेट में कुछ कंडीशंस ऐसे बनते हैं तो वो पब्लिक ऑर्डर, स्टेट ऑर्डर पास कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अभी आपके सामने है 2020 एंड 21 में जो आया, जो कोरोना आया, आपके जो सारे फंडामेंटल राइट्स है, आप किसी भी जगह पर जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स पर कुछ रेस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में देश ने लगा दिया गया कि आप किसी भी जगह पर नहीं जा सकते, ऐसे लॉकडाउन जो बनाया गया। ओके तो अगर ज़रूरत पड़े स्टेट को तो जो फंडामेंटल राइट्स जो आपको दिए गए हैं उसके ऊपर वो रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है। एग्जाम्पल अभी देश में जो चल रहा है अभी आपके सामने वो खड़ा है। ओके तो कोरोना के तौर पर जो कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अभी रेस्ट्रिक्शन बन रहे हैं कि कोई भी आदमी कहीं भी नहीं जा सकता, किसी भी तरह के असेंबली नहीं कर सकता। जो जो हमने अभी फंडामेंटल राइट्स पढ़े तो उसके खिलाफ अभी सब हो रहा है कि हम किसी भी जगह पर नहीं जा सकते, कोई भी जगह पर गैदरिंग नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ वायरस। ओके बिकॉज ऑफ वायरस हम गैदरिंग नहीं कर सकते, असेंबली नहीं कर सकते, ऐसे टेरिटोरी में नहीं, इंडियन टेरिटोरी में नहीं घूम सकते, किसी भी जिला का किसी भी जिला पर नहीं जा सकते जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं हो सकता है। ओके तो ये रहा आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो कि है वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जो रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं। So friends, in this matters one thing is clear that in our Indian constitution fundamental rights जो है वो जो कि ना ही absolute है और ना ही unlimited है। अगर सरकार चाहे तो उसके ऊपर रोक लगा सकता है, उसके ऊपर restriction बना सकता है।
ओके क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए डू यू नो में क्या लिखा है, 5 रीड्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। फाइव रीड्स जो मैंने कि अभी बताया ऊपर, हेबस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिटेशन, क्यो वारंटो एंड सेटुटरी। तो चले देखते हैं। द पावर ऑफ issuing writs is given to the Supreme Court to ensure the enjoyment of rights by the people and to restore their rights in case of any violation। तो कुछ अगर वायोलेशन बने, कुछ अगर वायोलेशन हो तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया है रिट्स को इशू करने के लिए। तो 5 रिट्स है। पहला रिट्स देखते हैं हेवेस कॉर्पस के बारे में। तो habeas corpus means an unlawful detained person may be produced before the court to find out whether the detention was legal or not. It is the most valuable right for the protection of personal liberty। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब ये होता है, अगर किसी को गैर कानूनी की तरीके से कैद में रखा गया है तो उस कोर्ट में पेश करना, उसे कोर्ट में पेश करना जरूरी है, क्योंकि कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो मुजरिम है या नहीं। ओके, उसको कैद में रखना है या नहीं, ये मोस्ट भी वैल्यूएबल राइट है। अगर ये राइट नहीं होगा, ओके, हेबियस कॉर्पस अगर ये राइट नहीं होगा तो पुलिस जब चाहे, जिसको चाहे, जहाँ चाहे वो पकड़ पकड़ के ले जा सकता है जेल में, और ऐसे जबरदस्ती बंदी बना सकता है। तो किसी को बंदी बनाना है, किसी को मुजरिम साबित करना है, वो कोर्ट उसके बारे में डिसाइड करेगा। नेक्स्ट आता है mandamus। ओके, तो it is issued when a public servant has failed to perform a duty. In such a case, the court orders the concerned official to perform the duty not performed earlier। तो ये रिट तब इशू होता है जब कोई सरकारी नौकरी करने वाला अपना ड्यूटी निभाने में फेल होता है। कि इस केस में सरकार उस आदमी को अपना काम प्रॉपरली करने के लिए ऑर्डर करता है। अगर सरकार के कहने पर भी नहीं कर रहा है, वो अपना ड्यूटी नहीं निभा रहा है, तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। नेक्स्ट आता है प्रोहिबिटेशन। प्रोहिबिटेशन मीन्स प्रोहिबिट, फॉरबिट, ओके, जो कि रोकना, रोक लगाना। This writ is normally issued by a superior court to the lower court, asking it not to proceed with a case which does not fall under its jurisdiction। ये तब इशू किया जाता है जब कोई सुपीरियर कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट को किसी भी केस को आगे प्रोसीड करने से रोकता है, प्रोहिबिट करता है। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसे प्रोसीड होता है लेकिन उसके पास वो पावर नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास वो पावर नहीं होता है उस केस के बारे में फैसला सुनाने के लिए, तो इसी वजह से सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करता है कि वो कोर्ट, लोअर कोर्ट, उस केस के बारे में कोई फैसला नहीं ले सकता। ओके, तो इसीलिए सुपीरियर कोर्ट उसे कहता है कि उस केस को अपर कोर्ट में अपील करने के लिए भेजा जाए। ठीक है, तो ये रहा प्रोहिबिटेशन, जो कि सुपीरियर कोर्ट प्रोहिबिट करता है लोअर कोर्ट को। ठीक है, नेक्स्ट रीट आता है को वारंटी। It is issued to restrain a person from acting in a public office to which she or he is not entitled। तो इस रूट में ये इशू किया गया है कि किसी भी पब्लिक ऑफिस में कोई भी व्यक्ति अपनी मन मुताबिक कोई भी काम नहीं कर सकता जो कि उसकी काम के लिस्ट में नहीं आता। मतलब आप अगर किसी डिपार्टमेंट में क्लरिकल पोस्ट में है और आप एक प्रिंसिपल के पोस्ट का काम कर रहे हैं तो ये कानून के खिलाफ होगा। कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी और का काम नहीं कर सकता। मतलब एक आईएएस ऑफिसर ओएस का काम नहीं कर सकता, एक ओएस आईएएस का काम नहीं कर सकता। तो पब्लिक सर्वेंट्स जो है अपने अपने डिपार्टमेंट का काम अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से ही करेंगे। कोई भी डिपार्टमेंट किसी और पोस्ट का काम नहीं कर सकता। ठीक है, इज दैट क्लियर दिस रीड के बारे में। नेक्स्ट 5 नंबर रीड्स जो है सेटुटरी। इट मीन्स टू बी मोर फुल्ली इन्फॉर्म्ड ऑफ, मतलब आपको पूरी इन्फॉर्म की जानी चाहिए। ओके, इफ a superior court wants some additional information or records from a lower court to enable itself to deal with the case more effectively, this writ may be issued। यदि सुपीरियर कोर्ट
चाहे तो वो लोअर कोर्ट से रिकॉर्ड मांग सकता है। ओके, किसी भी केस के बारे में रिकॉर्ड्स जो है वो लोअर कोर्ट से सुपीरियर कोर्ट मांग सकता है, ताकि वो उस केस के खुद डील कर सकता है, उस केस के ऊपर ज़्यादा स्टडी कर सकता है। ओके, तो दिस आर ऑल थिंग्स अबाउट द रीड्स, 5 रीड्स। आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इन सारी रीड्स के बदौलत आप किसी भी, अगर मुश्किल में पड़ सकते हैं तो किसी भी रीड्स का सहारा लेकर आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमें तो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसके ऊपर मैंने पहले भी कहा है कुछ रेस्ट्रिक्शन बनता है। ओके, फंडामेंटल राइट्स अगर आपको सरकार ने दिया है तो उसके ऊपर वो रोक भी लगा सकता है अगर जरूरत पड़े तो किस वजह से वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है सरकार फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, वो चलिए देखते हैं। विच रेस्ट्रिक्शंस आर नेसेसरी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान से देखना। Having studied the 6 fundamental rights, we should remember one very important point about all of them, that they are not absolute. तो ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने पढ़ा, तो उससे ये एक इम्पोर्टेंट चीज हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये एब्सोल्यूट नहीं है। ओके, अनलिमिटेड नहीं है, जो कि हमने पहले भी जान चुके हैं। It means that some restrictions are imposed upon them to safeguard the interests of the entire community. अगर देश की सुरक्षा के लिए जरूरत पड़े, देश की सेफगार्ड के लिए जरूरत पड़े, तो इस जो फंडामेंटल राइट्स जो है, इस राइट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। Certain limitations are necessary for the meaningful enjoyment of these rights. तो ये जो अधिकार हम एंजॉय कर रहे हैं वो मीनिंगफुल है। ओके, जरूरत है, लेकिन अब अगर नेसेसरी पड़े तो उसके ऊपर लिमिटेशन लगाया जा सकता है। ओके, कुछ लिमिट किया जा सकता है। However, these restrictions or limitations should be reasonable and in the interest of public order. तो ये जो restrictions लगाया जाता है, रोक लगाया जाता है, ये यूं ही नहीं लगाया जाता है, तो इसके लिए कुछ बहुत ही बड़ा कारण होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ओके, हियर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स वेयर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड आर जस्टिफाइड। नीचे कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी होता है और जस्टिफाइड भी होता है। ओके, तो ये कुछ 4 पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके वजह से रेस्ट्रिक्शन तो बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट है टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस डिजीजेस, infectious diseases, the free movement of the people can be restricted. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोरोना वायरस जो डिजीज है वो इन्फेक्शन डिजीज है बहुत ही, उसको स्प्रेड होने से रोकने के लिए लॉकडाउन शटडाउन बनाया गया है सरकार की तरफ से, जो कि फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल कैन बी रेस्ट्रिक्टेड, जो कि लोग यहाँ वहाँ नहीं घूम सकते, रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगाया गया है। ओके, ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है जो कि अभी आपके सामने देख रहे हैं, जो कि हमारी फंडामेंटल राइट्स के एगेंस्ट तो जाता है, लेकिन ये जरूरी होता है। ओके, ये जरूरी है देश के लिए कि इन्फेक्ट डिजीज को रोकने के लिए, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकने के लिए ये जो फ्री मूवमेंट पीपल का उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। ठीक है, और आप सबको ये रेस्ट्रिक्शन पालना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ही नुकसान होगा। ओके, नेक्स्ट है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन डज नॉट मीन टू टेक अप गैम्बलिंग, स्मगलिंग, होर्डिंग और एनी अदर प्रोफेशन विच इज इंजुरियस और हैजर्डियस टू द सोसाइटी। तो ये पॉइंट ये कहता है कि आपको ये फ्रीडम दिया गया है कि आप किसी भी प्रोफेशन को कर सकते हैं, लेकिन वो लीगल हो। मतलब कोई भी प्रोफेशन का मतलब ये नहीं कि आप गैम्बलिंग करें या स्मगलिंग करें, होर्डिंग करें और एनी अदर प्रोफेशन जो कि लीगल नहीं हो। मतलब आप जो कोई भी प्रोफेशन करें, ये ध्यान रखें
वो लॉ के खिलाफ ना हो, जो सोसाइटी को कोई नुकसान ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है, nobody can claim to be a doctor or a lawyer unless she or he has the essential qualifications। अगर आपके पास डॉक्टर एंड लॉयर का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते। आप खुद को डॉक्टर या लॉयर नहीं बता सकते। डॉक्टर का काम भी नहीं कर सकते, लॉयर का काम भी नहीं कर सकते अगर आपके पास ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस नहीं है। एंड 4 पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डज नॉट मीन टू स्पीक और राइट एनीथिंग यू फील लाइक। तो आपको जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये राइट मिला है, राइट टू फ्रीडम में मिला है ये। ओके, राइट टू फ्रीडम ये एक फंडामेंटल राइट है। इसमें पहले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये जो आपको फ्रीडम मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी बारे में कुछ भी कह दे या लिख दे जो कि आप फील करते हैं। ओके, any thought or expression that disturbs public peace or harmony or instigates communal violence will not be allowed। तो अगर आप चाहे तो किसी के बारे में कुछ भी ऐसे लिख दे, कुछ भी ऐसे कह दे, अगर आप फील करे तो नहीं, ये नहीं हो सकता। ओके, अगर आपकी एक्सप्रेशन से लोगों की शांति भंग होती है, कम्युनल वायलेंस शुरू होती है, तो आपको ये स्पीच, ये एक्सप्रेशन बताने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो ये थे कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो कि फंडामेंटल राइट्स हमें लेने के साथ साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी बनाए गए। अगर ज़रूरत पड़े वो उस फंडामेंटल राइट्स को भी रेस्ट्रिक्शन, उसको भी रोक लगाना ज़रूरी पड़ता है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो इतना ही। आज हम देखें कैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स, नेक्स्ट आता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। अगर कुछ अधिकार पाना है तो कुछ अधिकार पाने के लिए कुछ ड्यूटीज भी निभाना पड़ेगा, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और सबसे बड़ी बात जो कि आप जानते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर न्यू अपडेट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।